हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का इंट्रोडक्शन या अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का इंट्रोडक्शन। एमएसएन जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर में भी है और फोर्थ सेमेस्टर में भी है। आज हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो अगर आप फोर्थ सेम में हो या थर्ड सेम में हो, ये वीडियो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। शुरू करते हैं हम बिना किसी समय बर्बाद करते हुए। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं हम कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या है या अडल्ट हेल्थ नर्सिंग क्या है। नाम से ही पता चल रहा है, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग यानी कि अडल्ट की हेल्थ के बारे में, उसकी डिजीज कंडीशन के बारे में हम जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उसको हम अडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं। मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग इज़ ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नर्सिंग। ये नर्सिंग की एक स्पेशल ब्रांच है जो कि फोकस करती है केयर प्रोवाइड कराने में अडल्ट को, ऐसे अडल्ट को जो कि सफ़र कर रहा है किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी से या डिजीज कंडीशन से, उसको ट्रीट करने के लिए या फिर उसको केयर प्रोवाइड कराने के लिए हम इसको पढ़ते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को। पहले इसको एमएसएन बोलते थे, अब इसको न्यू स्कीम के अनुसार अडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशन नर्सिंग प्रैक्टिस इंटीग्रेशन नॉलेज स्किल एंड कंपनसेशंस। ये नर्सिंग की एक फाउंडेशन है, प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस की एक फाउंडेशन है या बेसिक यूनिट कह दो जिसे हम। मेंस के इससे पढ़ने के बाद ही अब आगे कुछ भी नर्सिंग प्रैक्टिस कर पाते हैं। ये नर्सिंग का बेस है, ठीक है, जो कि नर्सिंग स्टाफ्स को स्किल्स प्रोवाइड कराती है। हॉस्पिटल के अंदर हमें कुछ भी ट्रीटमेंट सीखना हो तो उसके लिए हमको एमएसएन आनी चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो एमएसएन इज़ द एरिया ऑफ नर्सिंग दैट प्रोवाइड care to adult with actual or potential health problem in a wide variety of settings। ये डेफिनेशन हमारे एएनए ने दी थी, अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने, जिसके माध्यम से ये कहना चाहता है एएनए कि एमएसएन नर्सिंग का एक ऐसा एरिया है जो कि प्रोवाइड कराता है अडल्ट की केयर को। अडल्ट की केयर अडल्ट की केयर कैसे की जाए, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को कैसे ट्रीट किया जाए, उन सब को हम एमएसएन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब इवोल्यूशन ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या अडल्ट हेल्थ नर्सिंग। तो एमएसएन की शुरुआत नर्सिंग जगत में कैसे हुई उसको हम अब पढ़ेंगे। एंशिएंट एरिया में क्या होता था? एंशिएंट एरिया में उस टाइम जो है ना, नर्सिंग प्रैक्टिसेस प्रीस्ट मॉन्क्स या जो महिलाएं होती थी वो नेचुरल हर्ब्स या रिचुअल्स के द्वारा ट्रीटमेंट करती थी पेशेंट का। फिर आया मिडिल एज जिसके अंदर जो हॉस्पिटल है वो स्टार्ट हुए बनना और पेशेंट का वहाँ पे इलाज होना शुरू हुआ। देन आया फ्लोरेंस नाइटिंगेल एरा, नर्सिंग जगत का सबसे महत्वपूर्ण एरा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एरा 1850s। उस टाइम लेडी विद द लैम्प हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी, जिन्होंने सबसे पहले नर्सिंग के अंदर कदम लिया और नींव डाली नर्सिंग की, ठीक है, जिन्होंने एनवायरमेंटल थ्योरीज दी थी। फिर आया 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी। 20वीं सदी में एडवांस इन एसेप्सिस यानी कि एसेप्सिस टेक्निक्स के बारे में या एनेस्थीसिया सर्जरी इन्फेक्शन कंट्रोल, इन सब के बारे में हमें नॉलेज हुआ। फिर आया लास्ट में मॉडर्न एरा जो कि अभी चल रहा है 21st सेंचुरी। इसके अंदर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी टेक्नोलॉजीज यूज ले रही है आज के टाइम में हम देख ही रहे हैं, एआई वगैरह जिनसे ट्रीटमेंट होता है अच्छे से, बेटर ट्रीटमेंट हमारे मॉडर्न एरा में मिल रहा है पेशेंट को, ठीक है। तो ये था इवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग। अब हम देखते हैं ट्रेंड्स इन मॉडर्न एमएसएन। तो क्या क्या ट्रेंड्स है मॉडर्न एमएसएन में? सबसे पहला एविडेंस बेस है, जो हमारी नई एमएसएन है मॉडर्न एमएसएन,
वो हमारी एविडेंस बेस है। दूसरा कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड है, ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मॉनिटरिंग, टेली नर्सिंग, टेली हेल्थ वगैरह, ये सब इसके अंदर इंक्लूड है। थर्ड है कि ये स्पेशलाइजेशंस मीन्स कि क्रिटिकल केयर, ऑन्कोलॉजी, कैंसर वगैरह में, कार्डियोलॉजी, हार्ट रिगार्डिंग, नेफ्रोलॉजी, तो उन सब के बारे में एटसेट्रा के बारे में ये स्पेशलाइजेशन करवाती है। फोर्थ है होम एंड कम्युनिटी बेस्ड केयर, मीन्स ये शिफ्ट फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम केयर, ठीक है, हॉस्पिटल से लेके होम केयर की तरफ शिफ्ट हो गई है अब। एंड फिफ्थ है कि ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस, अवेयरनेस फैलाती है हेल्थ के प्रति पूरे ग्लोबली वर्ल्ड में। एंड लास्ट इज पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि पेशेंट को पेशेंट को सेंटर्ड अप्रोच करती है, यानी कि पर्टिकुलर पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करके पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज आईसीडी के टाइप्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आईसीडी क्या है। आईसीडी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, डिजीज को डब्ल्यूएचओ ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर दिया ताकि उनको इजीली हम ट्रीट कर सके पेशेंट को, एंड उस डिजीज़ के बारे में स्टडी कर सके इजीली, ठीक है। डेफिनेशन है कि आईसीडी इज अ ग्लोबल हेल्थ इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड फॉर मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिलिटी स्टैटिक्स डेवलपमेंट बाय डब्ल्यूएचओ, ठीक है। मोर्टिलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर, एंड मॉर्बिडिटी का मतलब होता है पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग डिजीज कंडीशन के शिकार है, उसको हम मॉर्बिडिटी बोलते हैं। पर्पस क्या था इसका डिजीज को क्लासिफिकेशन करने का, तो सबसे पहला है कि मेंटेन यूनिफॉर्म डिजीज रिकॉर्ड ग्लोबली। दूसरा है टू असिस्ट इन डायग्नोसिस एंड रिसर्च। तीसरा है टू प्रोवाइड स्टैटिस्टिकल डाटा फॉर हेल्थ प्लानिंग एंड इवोल्यूशन। फोर्थ इज सिंप्लीफाई बिलिंग एंड इंश्योरेंस पर्पस। लास्ट इज मॉनिटर डिजीज ट्रेंड्स एंड आउटब्रेक्स। मीन्स कि आईसीडी से क्या हुआ कि नई नई डिजीज़ के बारे में रिसर्च करना इजी हो गया, एंड डिजीज़ को स्टडी करना सिंप्लीफाई हो गया, ट्रीटमेंट करना पेशेंट का सिंप्लीफाई हो गया, इजी हो गया, क्योंकि डिजीज़ को काफ़ी टाइप्स में बांट दिया गया है, और पेशेंट को डायग्नोसिस करने में भी आसानी रहती है, न्यू रिसर्च करने में भी हेल्प मिलती है इससे। अब इसके कुछ वर्जन्स है जैसे कि आईसीडी 9, 10 एंड 11। नाइन जो वर्जन है वो ओल्डेस्ट वर्जन है, वो अपने 1990s में चलता था, और 10 जो है 10 वर्जन वो इंटरनेशनली यूज्ड हुआ था 1992 के अंदर। एंड जो 11 वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2019 के अंदर रिलीज़ हुआ था, जो कि अभी भी चल रहा है। इसके एग्जाम्पल कोड्स है डायबिटीज़ मेलाइटस E10 to E14, हाइपरटेंशन I10, मलेरिया B50 to B54, ये इसके एग्जाम्पल कोड्स है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ के। अब हम देखते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कि क्या क्या रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है नर्सेज की। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द नर्स प्ले अ की रोल इन एंश्योरिंग होलिस्टिक केयर, नर्स सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है पेशेंट को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करने के अंदर। होलिस्टिक केयर का मतलब होता है उसको फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली केयर प्रोवाइड कराना पेशेंट को, ठीक है। अब हम देखते हैं नर्स इन ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी का मतलब क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में एक्चुअली हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा कि रेगुलर चेकअप जो होता है, पेशेंट आते हैं और चले जाते हैं, उसको हम ओपीडी बोलते हैं, ठीक है। ओपीडी इज अ हॉस्पिटल एरिया वेयर पेशेंट रिसीव कंसल्टेंट्स, डायग्नोसिस एंड माइनर ट्रीटमेंट विदाउट बीइंग एडमिटेड। यानी ओपीडी के अंदर क्या होता है कि पेशेंट एडमिट नहीं होता है, बेसिकली उनका ट्रीटमेंट किया जाता है तुरंत और उनको वापस भेज दिया जाता है, उनको एडमिट नहीं किया जाता है। अब हम देखेंगे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें से पहला है रजिस्टर एंड आइडेंटिफाई पेशेंट। मीन्स नर्स क्या करती है ओपीडी के अंदर,
पेशेंट को आइडेंटिफाई करती है एंड रजिस्टर करती है, उनका नेम वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उनके वाइटल साइन को रिकॉर्ड करती है, डॉक्टर को असिस्ट करती है ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन एंड माइनर प्रोसीजर्स के दौरान, एडमिनिस्टर करती है इंजेक्शन वगैरह, ड्रेसिंग करती है, मेंटेन करती है असेप्टिक एनवायरनमेंट एंड रिकॉर्ड्स को एंड रिपोर्ट्स को जो भी है उनको कीप मतलब कि मेंटेन करती है एंड प्रोवाइड करती है हेल्थ एजुकेशन टू पेशेंट एंड उन देयर फैमिली मेम्बर्स एट्सेट्रा। अब नर्स इन पेशेंट यूनिट, आईपीडी के अंदर नर्स का क्या रोल है? सबसे पहले आईपीडी होता क्या? आईपीडी का मतलब है कि पेशेंट को एडमिट किया जाता है, जिसके अंदर पेशेंट को 24 आवर केयर प्रोवाइड की जाती है जब तक कि उसको डिस्चार्ज न किया जाए। इसके अंदर रोल क्या रहते हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है नर्स की? सबसे पहला एडमिट एंड ओरिएंट पेशेंट टू वार्ड एंड रूटीन्स, मीन्स उनको वार्ड के अंदर पेशेंट को एडमिट करना, प्रोवाइड करानी हाइजीन, न्यूट्रिशन, वाइटल साइन को मॉनिटर करना, ड्रग मेडिकल मतलब कि ड्रग उनको देना, मेडिकेशंस प्रोवाइड कराना, जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस है वो सब उसको प्रोवाइड कराना, डायग्नोस्टिक या थेरेपेटिक प्रोसीजर्स के अंदर उनको असिस्ट करना, ऑफ़र करना उनको इमोशनली सपोर्ट, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आ रहा है, एडमिट हो रहा है तो इमोशनली वीक रहता है, तो इसको इमोशनली सपोर्ट करना एंड कंफर्ट प्रोवाइड कराना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम नर्स इन इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, उसके अंदर नर्स का क्या रोल रहता है? सबसे पहले देखते हैं आईसीयू होता क्या है। आईसीयू मतलब कि एक ऐसी केयर है, मतलब कि ऐसी यूनिट है जिसके अंदर जो भी क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं उनको एडमिट किया जाता है और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, मतलब कि ऐसे पेशेंट जिनको तुरंत इलाज की ज़रूरत है, इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है और उनको कंटिन्यू मॉनिटरिंग करना है, ऐसे पेशेंट को आईसीयू के अंदर ट्रीट किया जाता है। इसके अंदर नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल रहते हैं? सबसे पहला कि वो मॉनिटर करती है वाइटल साइन, ये कॉमन है, वाइटल साइन कॉमन है सब में। दूसरा है मैनेज करती है वेंटिलेशन को, आईवी फ्लूइड्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स को, सबको मैनेज करती है इन सबको। फिर वो क्या करती है कि सीपीआर, कार्डियक अरेस्ट वगैरह है तो वो सब भी करती है पेशेंट के लिए, अगर सीपीआर परफॉर्म करना हो तो नर्स करती है। या फिर मेंटेन स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक्स, आईसीयू के अंदर असेप्टिक टेक्निक्स का सबसे पहले ख्याल रखा जाता है, तो वो नर्स के द्वारा ही असेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ लिया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, फिर उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट किया जाता है पेशेंट एंड उनके रिलेटिव्स को। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस। तो असेप्सिस का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन या अब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि कोई भी हॉस्पिटल के अंदर स्पेस है उसको हमको हॉस्पिटल के अंदर बेसिकली हमको सब कुछ असेप्सिस रखना होता है। असेप्सिस का मतलब फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसको क्लीन एनवायरनमेंट रखना है हॉस्पिटल को हमको। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज वगैरह को किल कर देना है हमको। ठीक है, जो भी डिजीज़ को प्रोड्यूस करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करना है, वो हम असेप्सिस के अंदर देखते हैं। असेप्सिस जो है वो इंश्योर करता है स्टरलाइल एनवायरनमेंट को। स्टरलाइल एनवायरनमेंट का मतलब होता है प्रॉपर किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिससे क्या होता है कि कंटामिनेशन जो है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, यानी स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके दो टाइप होते हैं, मेडिकल एसेप्सिस, सर्जिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस का मतलब होता है क्लीन टेक्निक्स रिड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिकल एसेप्सिस में क्या होता है कि क्लीन टेक्निक्स का यूज लिया जाता है जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस किया जाता है। इसके एग्जांपल है हैंड वॉशिंग एंड क्लीन लिनन। सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर स्टेराइल टेक्निक्स का यूज किया जाता है जिसमें हम जितने भी माइक्रोब्स है उनको टोटली किल कर देते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स है ऑटोक्लेविंग, स्टेराइल ग्लव्स एंड सर्जरी। अब हम देखते हैं इन्फ्लामेशन
एंड इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है बॉडी का टू टिश्यू इंजरी और इन्फेक्शन। मीन्स हमारी बॉडी में जब भी कोई इंजरी होती है, टिश्यू इंजरी या कोई इन्फेक्शन होता है, तब हमारी बॉडी उसके रेस्पॉन्स में एक प्रोटेक्टिव एक्शन करती है जिसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन इज अ प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, इसके कार्डिनल साइन होते हैं। कार्डिनल साइन हमको याद रखना है, एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं। टोटल 5 कार्डिनल साइन होते हैं, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, लॉस ऑफ फंक्शंस। ये सब 5 कार्डिनल साइन हैं इन्फेक्शन के। यानी कि जब भी इन्फ्लामेशन के टाइम रेडनेस होगी, हीट होगी, स्वेलिंग होगी, पेन होगा एंड लॉस ऑफ फंक्शन होगा। इसके कॉजेज है फिजिकल इंजरी, केमिकल इरिटेंट्स एंड माइक्रोबियल इन्फेक्शन। ठीक है, इन सब से हमें इन्फ्लामेशन हो सकता है। अब हम देखते हैं इन्फेक्शन। इन्फेक्शन इज अ इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बॉडी टिश्यूज कॉजिंग इलनेस। मीन्स इन्फेक्शन का मतलब है कि बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं एंड वो मल्टीप्लिकेशन करके टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं, बॉडी टिश्यूज़ को, एंड इलनेस को कॉज करते हैं। उसी को हम इन्फेक्शन बोलते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, लोकल एंड सिस्टमिक। लोकल इन्फेक्शन कॉन्फाइंड टू वन एरिया लाइक एग्जांपल बॉयल, एंड सिस्टमिक इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, यानी बॉडी से वो फैलता है, उसको हम सिस्टमिक इन्फेक्शन बोलते हैं। इसका एग्जांपल है सेप्टिसीमिया। ठीक है, लोकल जो है इन्फेक्शन वो एक ही जगह रहता है और सिस्टमिक इन्फेक्शन जो है वो बॉडी के थ्रू फैलता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम देखते हैं कि जो अपना इन्फेक्शन है वो कैसे फैलता है, कैसे स्प्रेड होता है। तो इसके 4 टाइप है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ड्रॉपलेट, एयरबोर्न एंड वेक्टरबोर्न। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट तो किसी को भी टच करेंगे तो इन्फेक्शन फैलेगा। एयरबोर्न मीन्स हवा के माध्यम से इन्फेक्शन फैल रहा है। ड्रॉपलेट यानी कि पानी या स्नीजिंग, हम खांसी खांसते हैं तब इन्फेक्शन फैलता है। वेक्टरबोर्न यानी कि मॉस्किटो के माध्यम से, जब हमें मॉस्किटो डंक मारता है तब हमारे अंदर इन्फेक्शन फैलता है, मलेरिया वगैरह, डेंगू होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग क्या होता है? वुंड हीलिंग इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग एंड रीजनरेटिंग डैमेज टिश्यू आफ्टर इंजरी। इंजरी के बाद कोई भी फिजिकल इंजरी बॉडी के अंदर होती है, उसके बाद उसको रिपेयर करता है, या टिश्यू को, जो डैमेज टिश्यू है उनको रीजनरेट किया जाता है, उसी को हम वुंड हीलिंग बोलते हैं। वुंड हीलिंग, वुंड का हील होना। ठीक है, इसके स्टेजेस पढ़ते हैं हम। स्टेजेस ऑफ वुंड हीलिंग। सबसे पहले इन्फ्लामेटरी फेज, जो कि 1 से 3 दिन तक चलती है, जिसके अंदर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, WBC क्लीन वुंड हो जाता है, WBC आ जाती है। प्रो प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो 3 to 24 डेज तक चलती है, जिसके अंदर ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म्स हो जाते हैं, न्यू ब्लड वेसल्स डेवलप हो जाती है, एंड लास्ट स्टेज इज मैचुरेशन या रीमॉडलिंग फेज, जो कि 21 डेज to 1 मंथ तक चलती है। इसके अंदर क्या होता है, टिश्यू पूरी तरीके से रिपेयर हो जाता है, स्ट्रेंथ पावर अपनी वापस पहले जैसी हो जाती है, स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो स्मोकिंग, अल्कोहल, एज, न्यूट्रिशन हो गया, इन्फेक्शंस, मेडिकेशंस, मॉइस्चर बैलेंस, सर्कुलेशन, ऑक्सीजन्स, ये सब फैक्टर अफेक्टिंग है। अब देखते हैं वुंड केयर एंड ड्रेसिंग टेक्निक्स। तो इसका पर्पस क्या है? सबसे पहला, प्रमोट हीलिंग। सेकंड इज प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड प्रोवाइड कंफर्ट। इसके प्रिंसिपल्स है, फॉलो असेप्टिक टेक्निक्स, क्लीन टू डर्टी एरिया, अवॉइड कंटामिनेशन, स्टेराइल मटेरियल, डिस्पोज ऑफ वेस्ट सेफली। इसके जनरल स्टेप्स है, सबसे पहले हाथों को वॉश कीजिए, देन अब हम देखते हैं केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट। तो सबसे पहले स्टेज आती है प्री ऑपरेटिव केयर, यानी कि पेशेंट फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली
पेशेंट को प्रिपेयर करना, जिसके पर्पस क्या क्या है या ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो इंश्योर करना पेशेंट की सेफ्टी को, रिड्यूस करना एंजाइटी को, एंड प्रिवेंट करना पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस को। नर्स की इसके अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो उसको सपोर्ट करना साइकोसोशली, उसको कंफर्ट प्रोवाइड कराना, वाइटल साइंस को मेजर्स करना, ठीक है। तो ये सब उसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। फिर हम देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर, यानी कि सर्जरी के बाद हम क्या केयर प्रोवाइड कराने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। आफ्टर सर्जरी जो केयर दी जाती है उसको हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर बोलते हैं। इसके अंदर पेशेंट को रिसीव किया जाता है केयरफुली, मॉनिटर किया जाता है उसके एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशंस को, वाइटल साइंस को चेक किया जाता है एवरी 15 to 30 मिनट्स, आईवी फ्लूइड्स को मेंटेन किया जाता है, प्रोवाइड पेन रिलीफ, ठीक है। तो ये सब थे। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। लास्ट टॉपिक है अल्टरनेटिव थेरेपीज, जो कि देख लेते हैं। यानी कि अल्टरनेटिव थेरेपीज बेसिकली वही है हमारी योगा, मेडिकेशंस, जो मसाज थेरेपी होती है, हर्बल मेडिसिन्स होती है, म्यूज़िक थेरेपी दी जाती है हॉस्पिटल्स के अंदर, उसको हम अल्टरनेटिव थेरेपीज बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।